करप्शन एफर्ट्स जो होती हैं वो अकाउंटेबिलिटी में आ सकती हैं। तो आप इसको डाल सकते हैं वहाँ पे, CPI यानी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फ्री एंड फेयर एंड इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है टुवर्ड्स पब्लिक, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक है ना वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर रही है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिनों पहले, यानी अगर मैटर ऑफ 2 मंथ्स के, जब हमारे पे जुडिशियल जो हेयरिंग थी वो ऑनलाइन की गई थी, उसका असल में मकसद बेसिकली क्या था कि ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना इस वजह से था क्योंकि जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब लोगों का गवर्नमेंट में ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। और जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पॉलिसी का, चीजें बेहतर तरीके से जो है ना आपके पास मैनेज हो सकेंगी। और जब चीजें बेहतर तरीके से मैनेज होंगी तो जाहिर सी बात है आपके पास एक गुड गवर्नेंस होगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना इस लिहाज से बहुत जरूरी होती है कि जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगी तभी बाकी सारी चीजें जो होगी ना वो करेक्ट अलाइनमेंट पे आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी आपको जिस तरह पता है वो क्या होता है कि लॉ को जो है हमने सुपीरियोरिटी देनी है या जो भी चीजें आती हैं वो आपके पास आएगा, ठीक है। हाँ, डेटा मैं आपको लिखवाती हूँ इसके बाद। और फिर पार्टिसिपेशन क्या होती है? पार्टिसिपेशन ये होती है कि जो आपकी पब्लिक है, वुमेन है, लेबर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, हर कोई आपके पास गवर्नमेंट के फेयर्स में या पॉलिसी बनाने में या पॉलिसी का रिस्पॉन्स डिसाइड करने में इक्वली पार्टिसिपेट करे, यानी सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करें, सारे स्ट्रेटा ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करें, सो दैट कोलैबोरेटिवली एक अच्छी पॉलिसी आपके पास बन सके और एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। इज दैट ओके टू एवरीबॉडी? IMF वाले चारों समझ आ गए? आप जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें आप लोग लिखें डाटा। इन 2013, इन 2013, मैं चैट में भी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ guaranteeing the public access to data held by the state, which can be used for data journalism, to increase countries' transparency। ये मैंने सारा टाइप कर दिया, आप लोग ये यूज कर सकते हैं। ये मैम इसी के बाद वो आर्टिकल 19A भी आया था ना 18th अमेंडमेंट में, वो ताकि जी जी राइट टू इंफॉर्मेशन का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये जो ट्रांसपेरेंसी का आपने बताया, ये आपने गवर्नमेंट के लिहाज से बताया कि या आपने पीपल्स यानी कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिहाज से बताइए ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी हम गवर्नेंस में गवर्नमेंट के लिहाज से देखते हैं कि गवर्नमेंट के मामला कितने ट्रांसपेरेंट हैं। यानी अगर गवर्नमेंट के मामला ट्रांसपेरेंट हो गए तभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है ना अच्छी। अच्छा मैम, इसमें एक और चीज भी तो आ जाती है, जिसमें कुछ चीजें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को डील करती हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं शो करवा सकते, जैसे हाँ, आर्म वो तो कम्युनिटी सिलेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन से। हाँ, इसमें इसी तरह था, जब आर्टिकल 19A बाद में आया था तो उसमें लिखा गया था कि जो मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, यानी जो चीजें जो लोगों को इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, बस उसी पे आप लोग डाटा शेयर करें लोगों के साथ। बाकी जाहिर सी बात है आपके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है या कुछ चीजें जो गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल होती है उस पर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। अच्छा, मैम, अब नेक्स्ट आप लोग, इसका जी जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्ट से क्या लिंक है? किस चीज से? किस चीज से दोबारा बोलिएगा प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग लिखे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो है ना एक स्टैट है वो लिख लें।
रूल ऑफ लॉ के लिए वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट मैंने आपको शेयर भी कर दिया डाटा, वो सॉरी उसमें चैट में. देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन क्राइम रेट्स इन पाकिस्तान. देयर हैज बीन decrease there has been a decrease in crime rates in Pakistan since 2016. इसी रिपोर्ट का एक और डाटा वो भी लिख सकते हैं. Only 14% of the people turned to an authority और थर्ड पार्टी फॉर एडजुडिकेशन. के जो हमारे पास बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे या किसी और सोर्स पे रिलाय किया जस्टिस देने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास कंट्री के अपने जस्टिस देने वाले इदारे उन्होंने नहीं दिया है. तो इस लिहाज से पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन अच्छी है. टू एडजुडिकेट फॉर एडजुडिकेशन मीडिएशन और टू आस्क फॉर हेल्प इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम. ये मैं आपसे शेयर करती हूँ. मैम इसका सोर्स क्या है? ये भी वर्ड वर्ड जस्टिस? जस्टिस प्रोडक्ट, ये दोनों उसी के हैं बिल्कुल. आगे आप लोग कर लें. एक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है. यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस. बिल्कुल जी, सेकंड रिपोर्ट भी इसी की है. अच्छा जी, अभी मैं थर्ड लिखवा रही हूँ पार्टिसिपेशन के लिए. जो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पीस है, यूएसआईपी कहते हैं, इसका आप लिख लें. ये कहते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है ना वो काम है. हमारी पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप है कि लड़कियां कम पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और बंदे ज्यादा कर रहे होते हैं. तो इसके लिहाज से लिखे 2018 इलेक्शंस. वो इस इलेक्शंस का बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत गैप नजर आया था. The voter turnout was recorded which was less than India's and बांग्लादेश. अगर आप लोगों ने लिखना है तो इंडिया का जो है वो था 59.4%. मैडम ये 2018 का या इंडिया का भी जो आप बता रही हैं परसेंटेज? जी जी बिल्कुल 2018 का ही है. मैम मैडम ये ये अगर हम 45.3 किसका है? ये पाकिस्तान का है और बाकी उन्होंने कहा कि इंडिया और उसके मुकाबले में इसका काम था. और फिर मैंने आपको आगे इंडिया और पाकिस्तान का भी बता दिया. मैम पुराने स्टैट लिखने से कोई इशू तो नहीं होता, क्योंकि नहीं, अभी आप किसी एक इलेक्शन 2024। की केस स्टडी ले रहे हैं ना, तो 2018 के बाद तो इलेक्शन अभी 24 का आया, तो उसके मुताबिक कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है. तो हमारे पास रिसेंट इलेक्शन है ही 2018 वाला. ठीक है मैम, थैंक यू। चलें जी. उसके बाद ना मैंने आपको एनटीए बुक के रेफरेंसेस दिए हुए हैं. ये जहां जहां आपको लगता है कि आपके जो है ना फिट हो सकते हैं, वहां वहां आप लोगों ने जो है ना ये फिट कर देने हैं ये रेफरेंसेस. ठीक है. और ये आपके नी टॉपिक्स में फिट होंगे, तो ये आप लोगों ने खुद अपनी जो है ना उससे ये फिट कर देने हैं जहां जहां ये जा रहे होंगे.
तो अभी आप लोग रिकॉर्डिंग एंड कर लें। मैंने आपको कहा कि अकाउंटेबिलिटी का हमारा डिटेल लेक्चर होगा, मैं उसमें बताऊंगी। इसके अलावा ये कि अकाउंटेबिलिटी इज नो मोर देन, मतलब उसमें आप ट्रांसपेरेंसी वाले वो लिख सकते हैं और करप्शन वाले भी लिख सकते हैं। जब करप्शन खत्म होगी तभी आपके पास अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी। इस तरह की चीजें जो है ना, ये आप रिलेट करके लिख सकते हैं, उसमें कोई देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। मैडम एक दफा ये रेगुलेटरी क्वालिटी जो है ना ये रिपीट कर दें, इंडिकेटर ऑफ गुड गवर्नेंस। रेगुलेटरी क्वालिटी बेसिकली क्या चीज होती है कि आपके पास जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से रेगुलेट कर रही है अपने अफेयर्स को, यानी गवर्नमेंट की कितनी एबिलिटी है रेगुलेट करने की। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के पास कोविड आया और पाकिस्तान के पास जो था एक अच्छे रिसोर्स मैनेज करने के, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी क्वालिटी पुअर थी। ठीक है, अगर वही किसी कंट्री के पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो उसकी रेगुलेटरी क्वालिटी क्या होगी, वो गुड होगी। ये चीज होती है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने रिस्पॉन्सेज को या अपने इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। मैम, जी जी। हेलो। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंडिकेटर्स है ना, इनको हम मेजर करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं? इनको मेजर करने का पैरामीटर ये होता है कि इनके ना कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर स्टैंडर्ड ये होता है कि आप सोशल फिजिबिलिटी, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी, इस तरह की चीजें होती हैं। तो फिर होता है इफेक्टिविटी। देखें, आप फर्ज करें अगर हमारे पास उन्होंने कंट्रोल ऑफ करप्शन सेट किया है, तो वो देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ करप्शन का क्या क्या रिलेशन है गवर्नेंस के साथ, कितनी गवर्नेंस से रिलेट करती है, कितने परसेंट लोग सेटिस्फाई होते हैं अगर ये चीज अच्छी हो। तो इस तरह के ना डिफरेंट पैरामीटर सेट करके फिर वो मेजर करते हैं। और एट द एंड फिर कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, अगर सक्सेसफुल कंट्रीज हैं क्या उनमें ये चीजें किस लेवल की हैं, किस लेवल की नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ना फिर वो ये सेटिंग करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना, क्योंकि मैं रिसेंटली मेरी सारी रिसर्च ही पब्लिक पॉलिसी पे इसमें हम एक इंस्टीट्यूट है, शायद आपने सुना, इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड। वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स और ये अब बहुत सारी रिसर्चेस इस पे हो गई हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि करप्शन, डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, रूल ऑफ जी लॉ जी। और रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत सारी रिसर्चेस में इस पे है कि इन 5 पैरामीटर्स को उन्होंने इंटीग्रेट करके सपोज इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को असेस करने का एक पैरामीटर दिया है। सो व्हाट अबाउट द वर्ल्ड बैंक एंड ये कैसे, सपोज अगर मुझे किसी अदारे की इंस्टीट्यूशन क्वालिटी को असेस करना है, तो विच वो फिर वो किन पैरामीटर्स की बेसिस पे होगी कि वो कहाँ अच्छा, पे वो लाई जो कर है रही ना वो है? बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। वो है, वो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो होता है कि आप किसी भी सेक्टर की, किसी इंडस्ट्री की, किसी इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस को देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना ये चीजें नहीं आती जो हम यहाँ डिस्कस करें। ये हमारे पास है पब्लिक गवर्नेंस या जो आम गवर्नेंस चल रही है। जो आप किसी इंस्टीट्यूशन में देखेंगे ना, तो फिर स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। फिर आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन, पार्टिसिपेशन देखते हैं आप लोग। उसके अंदर फिर ये चीज देखते हैं कि कितनी आपके पास वो चल रही है, मेरिटोक्रेसी चल रही है। और उसके बाद इसमें काफी डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। तो उसके अंदर जो है ना एक पूरा एमलगम ऑफ इंडिकेटर है। जब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वो क्योंकि पास्ट पेपर का सवाल है तो वो मैंने पास्ट पेपर वाले टॉपिक्स में रखा है, मैं आपको वहां बताऊंगी। बट ऑलमोस्ट यही इंडिकेटर्स हैं। थोड़े बहुत जो फिट नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे उसके अंदर भी। ठीक। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ गई। कल हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो ख्याल रखिएगा अपना। फिर हम कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी मैंने आज कल वाले लेक्चर की स्लाइड शेयर करवा दी है। चलें ठीक है।